कौन सी पॉलिसी? फिस्कल पॉलिसी। बेसिकली ये दो तरह की पॉलिसीज है, एक फिस्कल और एक मॉनेटरी, और दोनों पॉलिसीज इंप्लीमेंट करती है गवर्नमेंट। क्यों करती है? दो रीजंस हैं, या तो उसको मुल्क से महंगाई ख़त्म करनी है या उसको मुल्क से डिफ्लेशन ख़त्म करनी है। तो इन्फ्लेशन के लिए भी और डिफ्लेशन दोनों के लिए गवर्नमेंट जो है वो मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल करती है। बेसिकली गवर्नमेंट के दो हाथ हैं, राइट हैंड इज फिस्कल पॉलिसी एंड लेफ्ट हैंड इज मॉनेटरी पॉलिसी। दोनों को चलाने के अपने अपने तरीके हैं। आइए देखते हैं। फिस्कल पॉलिसी इज बेसिकली गवर्नमेंट कितना टैक्स ले रही है और गवर्नमेंट आवाम पे कितना खर्च रही है। तो फिस्कल पॉलिसी इज गवर्नमेंट टैक्स और गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी या स्पेंडिंग्स या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कोई भी आप वर्ड यूज कर सकते हैं। गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है? ताकि उसके खजाने में पैसा है और उस खजाने से वो स्पेंडिंग कर सके, अवाम को अवाम का ये पैसा रिटर्न करती है। ये किताब में लिखा हुआ। हकीकत में ऐसा मैंने कब कहा? हकीकत में ऐसा होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप लोग पता नहीं क्यों नेगेटिव सेंस में हर बात को ले जाते हैं। गवर्नमेंट अच्छी भी होती है। आपको क्यों लगता है कि गवर्नमेंट हमारी अच्छी नहीं है? बहुत अच्छी। रिकॉर्ड कर रहे हो ना? बहुत अच्छी है। टैक्स रेवेन्यू वो पैसा जो गवर्नमेंट को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। दैट टैक्स कैन बी इनकम टैक्स, दैट टैक्स कैन बी सेल्स टैक्स, दैट टैक्स कैन बी प्रॉपर्टी टैक्स, दैट टैक्स कैन बी वेल्थ टैक्स। तो हर तरह का टैक्स, हर तरह का टैक्स, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो। फिर इसके अलावा गवर्नमेंट रेवेन्यू हासिल करती है अदर देन टैक्स डिफरेंट और सोर्सेज से। आप सड़क पे जा रहे हैं, बाइक बड़ी स्पीड पे चला रहे हैं, आपका चालान हो जाता है, आपको रोक लिया जाता है और आपसे फाइन ले लिया जाता है। फिर डिफरेंट पेनल्टीज चार्ज की जाती हैं। कोर्ट के अंदर गवर्नमेंट कहती है जनाब गवर्नमेंट के खजाने में पैसे जमा कराए जाएं। आप बिल लेट भरते हैं, उसके ऊपर फाइन और सरचार्ज पड़ जाता है। तो वो सारा पैसा कहाँ जा रहा है? गवर्नमेंट के खजानों में जा रहा है। तो ये अदर देन टैक्स रेवेन्यू। तो गवर्नमेंट आपको आके पैसा मांगती नहीं है, आपसे छीनती है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स या अदर देन टैक्स। मगर ये पैसा अवाम पे ही लगाया जाता है। अगर मैं आपको याद करवाऊँ, ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट जो कि गवर्नमेंट ने करनी है, जिसको देख के प्राइवेट अपनी इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट शुरू करता है। तो गवर्नमेंट ने तो खर्चा करना ही करना है, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट खर्चा नहीं करेगी, जो लोकल इन्वेस्टर है, जो प्राइवेट इन्वेस्टर है, वो भी पैसा मार्केट में लेके नहीं आएगा। तो गवर्नमेंट पैसा कहाँ कहाँ पे लगाएगी? या डेवलपमेंट खर्चों पे या नॉन डेवलपमेंट खर्चों पे। डेवलपमेंट खर्चे वो हैं जो कि हमें नज़र आते हैं। ये वो खर्चे हैं टेक्निकली जो इलेक्शन के करीब करीब आपको होते हुए नज़र आ रहे होते हैं। सड़कें बनना, बिजली का एकदम से वाफद मकदार में आ जाना, पानी का निज़ाम अच्छा हो जाना, गैस का निज़ाम अच्छा हो जाना, नेटवर्क्स अच्छे हो जाना, हाँ सीवरेज की पाइपें एकदम से डलनी शुरू हो जाती हैं, स्ट्रीट लाइट्स एकदम से लगनी शुरू हो जाती हैं। तो ये वो खर्चा है जो कि नज़र आ रहा होता है। इसको क्या कहते हैं? डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि वो खर्चा जो कि डेवलपमेंट पे लगाया जा रहा है। डेवलपमेंट किसकी? मुल्क की। फिर एक और खर्चा भी होता है जो कि इंसान को नज़र नहीं आता। डिफेंस के ऊपर खर्चा, पुलिस के ऊपर खर्चा। गवर्नमेंट डिफरेंट तरह की किसानों की हेल्प करती है, उनको सब्सिडीज देती है, खाद सस्ती कर देती है। ये जो गवर्नमेंट किसानों को कहती है कि तुम सरप्लस गुड्स बनाओ, हम तुमसे परचेज करते हैं, तो ये पैसा कहाँ से आता है? आवाम का ही पैसा। तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, मुल्क चलाना, नॉन डेवलपमेंट। और कुछ करना मुल्क के लिए जो कि फिजिकली हमें नज़र आ रहा हो, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर।
SBI कुर्सियाँ बना देता है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। SBI कहता है कि हम आपको अच्छे बैठने के लिए बेंच देंगे, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। SBI डिस्काउंट देता है, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, कि वो नज़र नहीं आ रहा, एग्जिस्ट करता है मगर आप उसको आंख के साथ देख नहीं सकते। SBI सिक्योरिटी इंप्रूव कर देता है, नॉन डेवलपमेंट। SBI कार पार्किंग बना देता है, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट डन। अच्छा, तो ये एक किताब में भी एक फ्लो चार्ट सा दिया गया है, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, डेवलपमेंट खर्चे और नॉन डेवलपमेंट खर्चे। तो इसको एक दफ़ा पढ़ सकते हैं। इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, सेल्स टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स, टैक्स रेवेन्यू, फाइन, पेनल्टी, रेंटल इनकम, ये सारी चीज़ें नॉन टैक्स। डेवलपमेंट खर्चे ट्रांसपोर्टेशन पे, एग्रीकल्चर पे, सोशल सर्विसेज पे, डैम्स पे, सड़कों पे, नेटवर्क्स पे। और नॉन डेवलपमेंट डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, मेंटेनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे। तो फिस्कल पॉलिसी से गवर्नमेंट क्या कंट्रोल करती है? गवर्नमेंट का मेन मकसद होता है वो जो हमने कल गैप देखा था ना, नेगेटिव गैप और पॉजिटिव गैप। ये बेसिकली कहानी में उससे आगे लेके जा रहा हूँ। उस गैप को ख़त्म करना है, चाहे वो पॉजिटिव गैप हो या चाहे वो नेगेटिव गैप हो। इसके लिए इनके पास दो तरह की पॉलिसीज होती हैं, एक एक्सपेंशनरी पॉलिसी और एक कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। एक कौन सी है? एक्सपेंशनरी, एक्सपेंशनरी। और एक कौन सी है? कॉन्ट्रैक्शनरी। ये वर्ड हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। ये कहाँ पढ़ा था? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। वो एक्सपैंड कर रहा है या वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये शिफ्ट में नहीं था, ये मूवमेंट है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। अब ये जो एक्सपेंशनरी पॉलिसी है, नाम से जाहिर है कि गवर्नमेंट आपको, अगर मैं इसको यहां पे तोड़ूं, एक्सपैंड, ये वर्ड निकला किससे है? एक्सपैंड से। गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ा रही है, एक्सपैंड कर रही है, फैल रही है। तो जब गवर्नमेंट ने अपना खर्चा फैलाना है, इट मीन्स के यहाँ पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा है और गवर्नमेंट से टैक्स कम है। और कॉन्ट्रैक्शनरी क्या? अवाम को फांसी देना, कॉन्ट्रैक्ट करके मार देना। तो टैक्स बढ़ जाएगा और गवर्नमेंट का खर्चा कम हो जाएगा। इतनी बात समझ आती? एक्सपेंशनरी पॉलिसी गवर्नमेंट कब लगाएगी? जब मुल्क रिसेशन में हो, जब एग्रीगेट डिमांड गिरी हो, मरी पड़ी हो, तो गवर्नमेंट अवाम को पैसा देती है कि भाई उठो, डिमांड करो, जिससे हमारी फैक्ट्रियां चलेंगी। क्योंकि जब तक तुम ही डिमांड नहीं कर रहे हो, कोई भी मैन्युफैक्चरर, सप्लायर, प्रोड्यूसर अपने गुड्स को मार्केट में बना के क्यों लाए वो, जब कोई खरीदने वाला ही उसके पास नहीं है। तो जब आपका गैप, आप मुझे सोच के बताएं, नेगेटिव गैप में ये लगेगी या पॉजिटिव गैप में लगेगी? नेगेटिव गैप में लगेगी। नेगेटिव गैप को हमने उठा के कहाँ पे लेके जाना है? इक्विलिब्रियम तक, फुल एम्प्लॉयमेंट तक। तो उसके लिए हमें एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना है। एग्रीगेट डिमांड कैसे बढ़ेगी? जब गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग्स को बढ़ाएगी, आवाम के पास पैसा आएगा, आवाम देखेगी कि लोग तरक्की कर रहे हैं, उनको देखते देखते उनकी इनकम बढ़ेगी और वो अपनी डिमांड को रेस करेंगे। और ये सब तब होगा जब आवाम को पैसा दिया जाएगा। और आवाम को पैसा देने से मुराद है कि टैक्सेस कम कर दिए जाए। गौर कीजिएगा, पहले डिमांड हम यहां पे खड़े हुए हैं, Y1 पे, प्राइस क्या है? B1। ये नेगेटिव गैप है, मुझे इस गैप को खत्म करना है। इस वक्त अगर मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूं तो मेरा मुल्क रिसेशन में है, क्योंकि मेरी इक्विलिब्रियम ये है, मैं इक्विलिब्रियम से पीछे खड़ा हूं, रिसेशन में खड़ा हूं, डिफ्लेशन में खड़ा हूं। इसको खत्म करने के लिए गवर्नमेंट अगर फिस्कल पॉलिसी लगाए एक्सपेंशनरी,
तो वो टैक्सेस को कम करेगी और स्पेंडिंग्स को बढ़ा देगी, जिससे क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी और हम बड़ी आसानी से फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव कर लेंगे और हमारा जो गैप था ख़त्म हो जाएगा। ये जो नेगेटिव गैप हमारा आया था, ये नेगेटिव गैप ख़त्म हो जाएगा। अब जब डिमांड बढ़ेगी तो मुल्क में फैक्ट्रियां भी बढ़ेंगी, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ेगी कि कम हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि हम आहिस्ता आहिस्ता फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव करने की तरफ जा रहे हैं। डन? तो इसको एक और नाम भी दिया जाता है एंटी डिफ्लेशनरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी का दूसरा नाम क्या है? एंटी डिफ्लेशनरी पॉलिसी। तो अगर मैं इसी को उलट कर दूं तो क्या बन जाएगा? एंटी इन्फ्लेशनरी पॉलिसी। वो कब लगाऊंगा? जब कौन सा गैप आया होगा? पॉजिटिव। जब मेरी डिमांड मेरी इक्विलिब्रियम से बहुत आगे की तरफ गया हुआ है, उसको मुझे अब खींच के लेकर आना है पीछे की तरफ, जिस तरह नहीं आप, हाँ, वो जो आप काइट उड़ाते हुए वापस खींचते हैं डोर को, तो अब मुझे इसको पकड़ के वापस लाना है। मैं खींच रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो टैक्सेस बढ़ाऊंगे कम करूँ और स्पेंडिंग्स को, तो कौन सा गैप खत्म हो जाएगा? पॉजिटिव गैप मेरा खत्म हो जाएगा। ये है फिस्कल पॉलिसी। इजी? कोई परेशानी, कोई मसला? इसी के साथ जोड़ते हैं जरा मॉनेटरी पॉलिसी को। क्लास है, मैं याद करवा दूं। मॉनेटरी पॉलिसी, हाँ, उसके बाद हम आपको बुला लेंगे S3 को लॉन्ग बैच के लिए। आना होगा तो आ जाइएगा पढ़ने के लिए, नहीं तो हम आपको तंग नहीं करेंगे। अच्छा जी, वापस आते हैं दुनिया में। कौन सी पॉलिसी? हाँ, मगर वो कहाँ चली गई है? 12वें में है ना, आ गई, करीब करीब है। मॉनेटरी पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी में गवर्नमेंट जो है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। किसको? मनी सप्लाई को। और उससे ये डिसाइड करती है कि कॉन्ट्रैक्शन करनी है या एक्सपेंशन करनी है। कॉन्ट्रैक्शन करनी है या एक्सपेंशन करनी है। तो मॉनेटरी पॉलिसी वर्ड मनी से निकला है, इट इज मनी सप्लाई को कंट्रोल कर रही है गवर्नमेंट। मनी सप्लाई बढ़ा दो एक्सपेंशनरी, और मनी सप्लाई कम कर दो तो कॉन्ट्रैक्शनरी। एक्सपेंशन का दूसरा नाम एंटी डिफ्लेशनरी, और ये हो जाएगा एंटी इन्फ्लेशनरी। अब बातों में समझ आ गई। मनी सप्लाई को कम और ज़्यादा कैसे किया जाए, सवाल तो असल ये है। उसके लिए डिफरेंट मेजर्स हैं, कुछ क्वालिटेटिव और कुछ क्वांटिटेटिव। आइए एक एक करके देखते हैं। पहले हम समझते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन को। किसको? ओपन मार्केट ऑपरेशन। पहला फैक्टर ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है कि गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज हैं ये पड़ी होती हैं सेंट्रल बैंक के पास। कौन सा बैंक? सेंट्रल बैंक कौन सा होता है? स्टेट बैंक। ये वो बैंक है जो कि गवर्नमेंट का बैंक है, इसमें नॉर्मल यूजर जाके अकाउंट नहीं खुलवाता। तो ये है स्टेट बैंक ऑफ, यहाँ पे गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज पड़ी हुई हैं। अगर तो इन्होंने पैसा बढ़ाना है, अगर इन्होंने पैसा बढ़ाना है तो क्या होगा?
और अगर पैसा कम करना है तो क्या होगा, इस चीज़ को समझते हैं एक कहानी से। एक कहानी से, कहानी एक बाप की, नहीं बाप की, बेटा तो सपोर्टिंग कैरेक्टर है ना, कहानी एक बाप की। सर जी सीन कुछ ऐसा है कि बाप के पास थे पैसे और बेटे के पास थी, नहीं, बाप के पास थी बाइक और बेटे के पास थे पैसे। बाप ने एक दिन अपने बेटे से कहा, यार मुझे ना पैसे चाहिए। बेटे ने कहा मिल जाएंगे, वो जो आपके पास बाइक है ना मुझे दे दो, मैं पैसे दे देता हूँ आपको। जो आपके पास एसेट पड़ा हुआ है वो दे दें, पैसे ले लें, टेंशन ही कोई नहीं। तो बाप ने फिर रोते धोते अपने बेटे को बाइक दे दी और बेटे ने उस बाइक को लेके पैसे किसको दे दिए, अबू जी को दे दिए। बेटे के पास पैसे कम हो गए, बेटे के पास पैसे कम हो गए। बीवी पैसे मांगने आई उस बेटे से, यानी कि अपने हस्बैंड से। तो उसने कहा पर ये लोग के पैसे नहीं है, जो पैसे मेरे पास थे उनसे मैंने क्या परचेज कर लिया, बाइक परचेज कर ली है। मेरे हालात बहुत टाइट जा रहे हैं, मैं तुम्हें खर्चने के लिए या तुम्हारी आवारागर्दी के लिए पैसे नहीं दे सकता। हाँ अगर तुमने पैसे लेने हैं तो मैं जो मेरे पास बचे हुए पैसे वो ले लो, मगर चूंकि मैं तुम्हें अपनी सेविंग्स में से पैसे दे रहा हूँ तो फिर मैं तुमसे डबल रिटर्न करूँगा, ठीक है, डबल रिटर्न करूँगा। तो जो अपने बाप को चूना लगा सकता है बीवी के साथ भी खेल सकता है। बात समझ आई? अब इस कहानी में लोगों को चेंज कर देते हैं। बाप इज सेंट्रल बैंक, बेटा इज कमर्शियल बैंक और बीवी इज अवाम। ये फ्लो देखते हैं। क्या वो तुम इतना पर्सनल क्यों हो रहे हो? अच्छा सुने, सेंट्रल बैंक ने सिक्योरिटीज बेच दी, सेंट्रल बैंक ने सिक्योरिटीज बेच दी। किसने खरीदी? कमर्शियल बैंक ने। कमर्शियल बैंक ने मुफ्त में तो नहीं खरीदी होंगी, पैसे दिए होंगे, कैश दिया होगा। तो जब कैश दिया तो उसके पास अपना रिजर्व कम हो गया। आवाम पैसे मांगने के लिए आई तो उसके पास मनी देने को वाफद मकदार में नहीं थी। उसने कहा मेरा हाथ तंग है, लिमिटेड से पैसे सप्लाई में पड़े हुए हैं, तुम्हारी सबकी डिमांड ज़्यादा है तो अब मैं इसके ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करूँगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोग पैसे लेना पसंद नहीं करेंगे। जब लोगों के पास मनी सप्लाई नहीं आएगी तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज नहीं होगी। जब एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज नहीं होगी तो बेसिकली हम इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करेंगे। तो ये कौन सी पॉलिसी है? एंटी इन्फ्लेशनरी पॉलिसी। इससे मेरा कौन सा गैप खत्म होगा? पॉजिटिव गैप। बात समझ आ गई? दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर इसी का रिवर्स कर दो तो यहां पे क्या आ जाएगा? बाइंग ऑफ सिक्योरिटी। उससे क्या होगा? कमर्शियल बैंक बेचेगा, जब कमर्शियल बैंक बेचेगा तो उसके बाद पैसा आएगा, पैसा ज़्यादा आ जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगी, डिमांड उतनी है तो इंटरेस्ट रेट कम। जब इंटरेस्ट रेट कम तो मनी सप्लाई ज़्यादा, मनी सप्लाई ज़्यादा तो एग्रीगेट डिमांड भी ज़्यादा, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा, और फिर हम डिफ्लेशन से इक्विलिब्रियम तक का सफ़र तय करेंगे। और अभी क्या हो रहा है? वापस खींच रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन में जा रहे हैं। ये कॉन्ट्रैक्शनरी है, ऐसे ही मैं को झूठ बोलिया नहीं, कहता यस सर। अच्छा जी, फिर इसके बाद है बैंक रेट। कौन सा रेट? बैंक रेट वो रेट होता है जो स्टेट बैंक और कमर्शियल बैंक आपस में तय करते हैं। एक वो रेट होता है जो कि कमर्शियल बैंक आवाम को जिस रेट पे इंटरेस्ट देता है वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट होता है। जिस रेट पे स्टेट बैंक कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है उनका आपस का रेट कहलाता है बैंक रेट।
आपस का रेट कहलाता है। अब गिरदान बनाते हैं फिर से, हमने कॉन्ट्रैक्शनल पॉलिसी लगानी है, तो बैंक रेट बढ़ेगा कि कम होगा? स्टेट बैंक ज़्यादा रेट पे पैसे देगा या कम रेट पे? ज़्यादा रेट पे देगा। जब स्टेट बैंक ज़्यादा रेट पे पैसे देगा किसको? कमर्शियल बैंक को। तो कमर्शियल बैंक आगे जब पैसा दे रहा होगा वो भी अपना रेट बढ़ा देगा। जब रेट बढ़ जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, पैसा मार्केट में होगा नहीं, इन्फ्लेशन पे क्या आ जाएगा? कंट्रोल। क्लियर? उसके बाद चेंजेस इन रिजर्व रिक्वायरमेंट। चेंजेस इन रिजर्व रिक्वायरमेंट, रिजर्व किसे कहते हैं? सेंट्रल बैंक ये कहता है कमर्शियल बैंक को कि तुम हमारे पास एक स्पेसिफिक अमाउंट बतौर गारंटी रखवाओ कि अगर कल को तुम बंद हो गए तो हम आवाम को क्या मुंह दिखाएंगे। तो ये है रिजर्व रिक्वायरमेंट कि कमर्शियल बैंक एक रिजर्व अमाउंट रखवाता है किसके पास? स्टेट बैंक के पास। अगर कल को उसको कुछ हो गया तो जिस आवाम ने उस कमर्शियल बैंक में अकाउंट खुलवाया हुआ है वो रोती हुई किसके पास आएगी? स्टेट बैंक के पास। और स्टेट बैंक के पास देने के लिए कुछ तो हो। अब अगर मुझे इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी है, कॉन्ट्रैक्शनल पॉलिसी लगानी है, तो मुझे रिजर्व रिक्वायरमेंट बढ़ानी है कि कम? बढ़ानी है। जितना बढ़ाते जाएंगे कमर्शियल बैंक के पास अपना पैसा उतना ही कम होता चला जाएगा। अगेन वही गिरदान, जब पैसा कम हुआ तो आगे देते हुए इंटरेस्ट रेट बढ़ा लेंगे, जिससे क्या होगा? मनी सप्लाई आवाम के पास कम, एग्रीगेट डिमांड कम। ये कौन से कंट्रोल्स हैं? क्वांटिटेटिव। ये कौन से हैं? क्वांटिटेटिव। उसके बाद आते हैं कौन से? क्वालिटेटिव। कौन से? क्वालिटेटिव। पहला क्या है? चेंज इन मार्जिनल, पढ़े जरा। कमर्शियल बैंक लोन मांगने के लिए गया, स्टेट बैंक ने कहा लोन मिल जाएगा, मगर उसके बदले क्या रखवानी होगी? सिक्योरिटी, गिरवी, मॉर्गेज करना होगा कुछ। तो अगर मॉर्गेज बढ़ा देगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। ये है चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद क्या है? मोरल, पढ़े। मोरल परसुएशन। स्टेट बैंक एक काम करता है, वो कहता है कि तुम चूंकि आवाम से डील करते हो तो मल्टीपल तरीके से लोगों को डील करते हो। नॉर्मली जो आवाम होती है वो रोती हुई आती है बैंकों के पास, लुट गए, बर्बाद हो गए, पैसा चाहिए, कम रेट पर चाहिए, अल्लाह के वास्ते पैसा दे दो, जल्दी वापस कर दूंगा, मांगते हुए आते हैं। कहता है कोई कुछ भी कहे, अगर तुम हर एक को पैसा लुटाने के लिए बैठ गए तो लोग तुम्हें खा जाएंगे। पैसा अगर देना है तो अपनी जो एग्रीमेंट्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करो और आवाम को गाइड करो, उनको मोरली परसुएड करो कि तुम पैसा देने के लिए तो बैठे हुए हो मगर इतना खुला खाता नहीं है। दैट इज मोरल परसुएशन। कि उनका जो दिमाग है वो आपने क्रिएट करना है। सेंट्रल बैंक करेगा कमर्शियल बैंक का, कमर्शियल बैंक करेगा आगे आवाम का। आगे बढ़े। डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन क्या है? सेंट्रल बैंक अगर चाहे तो कमर्शियल बैंक के ऊपर डिफरेंट तरह के फाइन्स, पेनल्टीज, एक्शंस इंपोज कर सकता है। उनकी छोटी छोटी गलतियों पे उनको फाइन चार्ज करना शुरू कर दे और फिर वाकई में उनसे फाइन ले भी, धमकाए ना, एक्चुअल में फाइन रिसीव भी कर। तो जितना ज़्यादा फाइन रिसीव करता चला जाएगा खजाने में से पैसे, तो मनी सप्लाई उनके पास कम, एग्रीगेट डिमांड फिर से गिर जाएगी। स्पेशल डिपॉजिट क्या है?
पढ़े। सेंट्रल बैंक ऑफर करता है स्पेशल डिपॉजिट टू कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टर्म ऑन विच इट ऑफर्स मोर अट्रैक्टिव रेट्स। दिस डिपॉजिट रिड्यूसेस मनी सप्लाई इन मार्केट। क्या मतलब है जरा बताएंगे। सेंट्रल बैंक कहता है कि हमारे पास पैसा रखवाओ, हम तुम्हें बड़ा अच्छा इंटरेस्ट रेट देंगे। तो कमर्शियल बैंक लालच में आके पैसा वहाँ जमा करवा देते हैं और अपने पास पैसा कम हो जाता है, जिससे वो आवाम की ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाता। और फिर जिस तरह एक बाप अपने बच्चों को संभालता है, वैसे ही कमर्शियल बैंक को कौन संभालेगा? स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक। और वो उसके ऊपर प्रूडेंशियल कंट्रोल लगा देता है, उसकी हर छोटी से छोटी एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहा होता है, जिसके बिना पे वो उसके पैसे भी काटता है और पैसों को जहाँ जहाँ पे वो खर्चते हैं रोक देता है, या हर बात पर टोकता है कि भाई तुमने ये गलत किया, वो गलत किया, ये गलत किया है। इन शॉर्ट रेगुलेशंस को बढ़ा देता है। तो जितनी ज़्यादा कागजी कार्रवाई होगी, आवाम उतना ही घबराएगी या उतना इंटरेस्ट लेगी? घबराएगी कि मैं अगर लोन मांगने भी जाऊंगा तो मुझे 2 महीने के बाद मिलेगा, तो तब तक मेरा कोई फ़ायदा नहीं। तो ये है बेसिकली हम जो गैप्स हैं उससे बाहर कैसे आ सकते हैं। देखें, कॉन्ट्रैक्शनरी क्या थी? एंटी इन्फ्लेशनरी पॉलिसी। एग्रीगेट डिमांड वापस आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है? इक्विलिब्रियम पे आ रहा है। अभी कहाँ पे खड़ा हुआ था? तो हम वो कैंडी डाल के उसको खींच रहे हैं। और दूसरी तरफ क्या था? ये बाहर को मूव कर रहा है। ये पॉलिसी कौन सी होगी? एंटी डिफ्लेशनरी पॉलिसी, जो कि किस गैप को खत्म करती है? नेगेटिव गैप को खत्म करती है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा जी, अब ऊपर आ जाए जरा। इन्फ्लेशन करनी है या एम्प्लॉयमेंट करनी है? आज जल्दी बता दें, आपके लिए ऑफर, खुली ऑफर। इन्फ्लेशन या, चलें वोटिंग कर लेते हैं। इन्फ्लेशन के लिए हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4। और अनएम्प्लॉयमेंट के लिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक वोट हम खारिज कर रहे हैं। तो फैसला कहाँ पे गया? अनएम्प्लॉयमेंट करता है। कोई बात नहीं, उसके बाद वो भी करा दूंगा, टेंशन ना लिया करें। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स क्या? बेरोजगारी। पता है, इन्फ्लेशन से भी सबसे ज़्यादा और बड़ा मसला और संगीन मसला ये है अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि आप इन्फ्लेशन को टैकल कर सकते हैं नौकरी करके, इनकम कमा के, बट अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे, हड आराम बन के बैठे हुए हैं, तो आप कुछ भी रिकवर नहीं कर सकते। इट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। तो बेसिकली ये सबसे ज़्यादा सीरियस कंसर्न है फॉर द इकोनॉमी। इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर हम इसको मेजर करने जाएं तो टोटल लेबर फोर्स नीचे रखें और ऊपर क्या रखें? अनएम्प्लॉयड। तो आपको एक अनएम्प्लॉयमेंट रेट मिल जाएगा। तो फर्ज करते हैं कि अगर इस रूम में 10 लोग हैं और 10 में से 6 अनएम्प्लॉयड है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगा? 60%। 60 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 60 over 10 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो दैट बिकम्स 60%। अब इसकी कुछ टाइप्स है, कुछ कैटेगरीज है। एक लॉन्ग रन। कहाँ पे? लॉन्ग रन में। ये लॉन्ग रन क्या होती है? फैक्टर्स और प्रोडक्शन सारे वेरिएबल हो सकते हैं। पहली है डिमांड डेफिसिट अनएम्प्लॉयमेंट। डिमांड डेफिसिट अनएम्प्लॉयमेंट। कोविड-19 का जरा जिक्र करते हैं यहाँ पे। कोविड में क्या हुआ था? नौकरियां लोगों को मिल रही थी या लोगों को नौकरियों से बाहर निकाल दिया गया था? बाहर निकाल दिया गया था। क्यों? क्योंकि आवाम में डिमांड ही नहीं थी। लोग पैसा बचा के घर बैठ गए थे और कुछ भी खरीदारी
नहीं कर रहे थे, दे वर नॉट श्योर कि उनके साथ आगे होना क्या है। तो ऐसे में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे, मैनेजमेंट को वो जहाँ पे प्यारे लगते थे अब जहर लगना शुरू हो गया कि इनकी शक्ल ये क्यों आ रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं, इनको फारिग करो, क्योंकि काम तो कोई था नहीं। फजूल की क्या पड़ रही थी, कॉस्ट पड़ रही थी। तो जहाँ पे डिमांड ही नहीं है, डिमांड डेफिसिट में खड़े हुए हैं, तो फैक्ट्रियाँ अपने एम्प्लॉयज़ को फारिग करना शुरू कर देती हैं। ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है डिमांड डेफिसिट अनएम्प्लॉयमेंट। और ये किस फेज में होती है? जब आप डिप्रेशन में होते हैं, जब आप रिसेशन में होते हैं, जब आपका कोई वाली वारिस नहीं होता। उसके बाद आती है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसका भी ताल्लुक कोविड से जोड़ते हैं। कोविड में बहुत सारे कॉलेजेस ने ये एक्सप्लोर किया कि भाई हम फिजिकल की जगह पे ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं। तो जो टीचर्स इसको समझ गए वो आज तक काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, और जो समझ नहीं पाए उनका आज कोई नामो निशान नहीं, क्योंकि ये वक्त के साथ साथ चेंज, वक्त के साथ साथ डेवलप नहीं हुए। तो अब उनको नौकरी नहीं देगा। ऐसे ही अनएम्प्लॉयमेंट जो कि इंसान की स्किल्स पे डिपेंड कर रही हो और उसके पास वो स्किल ना हो और वो सीखना भी नहीं चाहता, वो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहा, इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद क्या है? रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट। रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट, इसको समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। जो ऑडिट फर्म्स होती हैं, नाम सुना कभी? ऑडिट फर्म का नाम सुना? सीए फर्म का नाम सुना? आर्टिकल्स का नाम सुना? इंटर्नशिप का नाम सुना? तो इतने मुरझाए मुरझाए क्यों बैठे हुए? ऊंचा बोले, सुना है? हर पार्टनर के पास ना कोटा होता है, एक फिक्स नंबर ऑफ ट्रेनीज वो रख सकता है। लेट्स से पार्टनर के पास 10 ट्रेनीज रखने की कैपेसिटी है और हर ट्रेनी को उसने देना है, एवरेज कर लेते हैं 20,000। हर ट्रेनी को कितना देना है? मुझे बताएं मंथली खर्चा कितना है? 2 लाख। 2 लाख है ना? 2 लाख। 10 ट्रेनी और ये उसका एवरेज स्टाइपेंड, तो पर मंथ खर्चा कितना हो गया? 2 लाख। ऐसे में आईकैप की एक अथॉरिटी तो खैर नहीं है, एक एसोसिएशन है जो कि ट्रेनीज के हकूक के लिए काम करती है। नाम सुना होगा आपने, कासा? नहीं सुना अभी तक? फिर जब बड़े होंगे तो सुन लेंगे। कासा ये बेसिकली क्या है? एक कासा नॉर्थ है, कासा साउथ है। तो वो ट्रेनीज के हकूक के लिए आते हैं, अपना इलेक्शन करवाते हैं, जीतते हैं और फिर आईकैप के सगे हो जाते हैं, फिर मुड़ के ट्रेनीज को नहीं देखते। तो इन्होंने फर्ज करें एक तहरीक शुरू की कि ट्रेनीज के हकूक बढ़ाए जाए, इनका स्टाइपेंड 20,000 से बढ़ा के कितना कर दिया जाए? फर्ज करें 25,000 कर दिया जाए। कितना कर दिया जाए? 25,000 कर दिया। तो पार्टनर्स ने कहा ठीक है कर देते, कोई मसले वाली बात नहीं है। मगर पार्टनर्स ने कहा एक बात हमारी भी सुन लो, मैंने अपना खर्चा महीने का इससे ज़्यादा बढ़ाना नहीं है, मैं पैसे बढ़ा देता हूँ। तो ज़रा मुझे रिवर्स वर्किंग करके बताएं, अब कितने ट्रेनी रखेगी फर्म? 8। और ये 8 वो बंदे होंगे जिससे ये 24 घंटे काम लेंगे, क्योंकि पैसे बढ़ाए हैं। 20 से लेके वो कहाँ पे चले गए हैं? 25 पे। उनको तो 5-5 बढ़ा दिया, मगर बेचारों 2 को जलील करके बाहर निकाल दिया। लेकिन 8 के पैसे बढ़ गए, मगर जब पैसे बढ़ेंगे तो काम भी बढ़ेगा। अब वो छोटे से छोटे काम भी उसे लेंगे, बेचारा ट्रेनिंग घर जा रहा होगा, उसको रोक लिया जाएगा, उसको बिठाया जाएगा, फजूल में बिठा दिया जाएगा। क्यों? पैसे पूरे करने।
ये है रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट आई है सैलरी के बढ़ने से, किसी की सैलरी बढ़ने से 2 लोगों की नौकरी चली गई। रियल वेज, इसको जरा ग्राफ से समझते हैं। W1 थी 20,000, उस पे हम लेबर रख रहे थे L1, ठीक है। 20 से बढ़ गए 25 पे चले गए। तो 25 मुझे बताइए डिमांड का उसको कहां पे कट कर रहा है? इधर। डिमांड L1 से DL कम हुई कि ज्यादा? डिमांड फॉर लेबर कम, 10 से। मगर हुआ क्या, जब ट्रेनिंग्स को पता चला कि भाई ये फर्म तो 25,000 रुपया दे रही है, तो सप्लाई बढ़ जाएगी। हर कोई कोशिश करेगा कि वो उस फर्म में जाए क्योंकि वो पैसे ज्यादा दे रही है, कंपटीशन बढ़ जाएगा। फिर फर्म एक्सप्लॉइट करेगी कि जिसने ज्यादा पैसे लेने हैं वो हमारी मर्जी के मुताबिक काम भी करे। तो दैट इज रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट। सप्लाई बढ़ गई है, डिमांड कम हो गई है, और उन बेचारों की वेजेस तो बढ़ गई हैं, मगर अब उसको डबल से भी ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अब उसको गधों की तरह काम करना पड़ेगा, बल्कि खोतों की तरह काम करना पड़ेगा। ये 3 बातें थी किसमें? लॉन्ग रन। कौन सी 3 बातें पढ़ी हैं? रियल वेज, स्ट्रक्चरल और डिमांड डेफिसिट। ये ग्राफ का देखा देखा नहीं लग रहा? कल अभी पढ़ा हम लोगों ने केन्स वाले भाई का। अच्छा जी, अब कौन सी रह गई है? शॉर्ट रन अनएम्प्लॉयमेंट। ये भी 3 तरह की है। पहली क्या है? सीजनल या सीजनल। ये वो अनएम्प्लॉयमेंट है जो कि उन बिजनेसेस में आती है जो कि सीजनल बेसिस पे काम करते हैं। रजाइयों का कारोबार क्या पूरे साल चलता है? नहीं, ये 3 से 4 महीने चलेगा, सर्दियों से पहले या सर्दियों के स्टार्ट में, उसके बाद नहीं होता ये कारोबार। आइसक्रीम सारा साल नहीं होता, गर्मियों में ज़्यादा, सर्दियों में कम। इसी तरह चाय का कारोबार सर्दियों में ज़्यादा, गर्मियों में कम। मौसमी का जूस वाला सर्दियों में ही पाया जाता है, ये गर्मियों में पाया नॉर्मली नहीं जाता, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। तो ये सीजनल है। अगर एक अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है उस वजह से जो कि उसके अपने कंट्रोल में नहीं है और वो सीजनल बिजनेस की वजह से आ रही है, दैट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर एक होती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसको समझते हैं। मुझे एक कंपनी कहती है कि सर आप टीचिंग छोड़ें, क्या बच्चों के सामने रोज आके खपते हैं, परेशान होते हैं, मिड ना दें, मौक ना दें तो आप लड़ पड़ते हैं उनके साथ, छोड़े पढ़ाई, आप हमारे पास आए, हम आप 3 लाख रुपए देते हैं और डेट क्या डेट है, आप 18 तारीख से हमें ज्वाइन कर लें। मैंने SBI को कहा अल्लाह हाफिज, मैं तुम्हारे XYZ पैसों पे काम नहीं कर सकता, तो मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं 13 तारीख से, मेरा इस्तीफा ये रहा, मैं जा रहा हूं, ऐसी की तैसी। वो 5 दिन जो मैं घर पे आवारागर्दी करूंगा, जब मेरे पास कोई काम नहीं होगा, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ट्रांजिशन फेज, एक नौकरी से दूसरी नौकरी तक का जो ट्रांजिशन है, दैट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये टेम्परेरी होता, जो कब खत्म हो जाएगा मेरा 18 को, और अगर मैं 18 को जाऊं वो नौकरी ना दें, फिर अगर SBI भी ना रखे तो सीजनल में चली जाएगी कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा। अच्छा, वॉलंटरी वो लोग होते हैं जिनको मुफ्त के खाने की आदत पड़ चुकी होती है, इन शॉर्ट हड हराम। ये वो हैं जिनको कहते हैं कि जनाब बस हमारा पेट भरता रहे, हमने उठ के पानी का गिलास भी नहीं पकड़ना, बस घर वाले खिलाते रहे और मैं पढ़ा रहा हूँ। ये है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इनको जो मर्जी वेज रेट दे दो, इन्होंने कहा नहीं यार
मेरे मुताबिक नहीं, भाई का लेवल जो है ना वो इससे ऊपर का है, ये तो थोड़े पैसे दे रहे हैं, गंदे लोग हैं। तो ये क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि कुछ हुकूमत आके इनके लिए लंगर खाने खोल देती है। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? और उस लंगर खानों के पैसे आवाम से रिकवर कर रही होती है फ्रॉम नन। अच्छा जी, अब बताएं, आज आपके मर्जी से टॉपिक बताएं बस, यानी कि आप चलेंगे चैप्टर मुक जाए तो कहा देते हैं इन्फ्लेशन पे चल। इन्फ्लेशन, महंगाई। इन्फ्लेशन को समझने के लिए एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसमें हम क्या करते हैं, हम एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं। आपने बचपन में मैथ में सुना होगा हाइपोथेसिस, सुना कभी? थ्योरम, हाइपोथेसिस, बेस, परपेंडिकुलर। वो थ्योरम से याद आया, वो थ्योरम याद है जो 9-10 में हुआ करते थे? रटा लगा था, भूल गया, बस ठीक है, याद है, मैंने पूछ लेने सर एक दफा फिर से, मुझे तो खुद नहीं पता। मैं तो आपका बस कॉन्फिडेंस चेक कर रहा था कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, हम एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं। देखिए, हर इंसान की नीड फर्क है, मगर हर इंसान इन ही तरह की आइटम्स में गुजारा करता है। फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, लेयर और एजुकेशन, इसके अलावा भी हो सकते हैं। आसानी के लिए समझ लेते हैं कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर है जिसके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। एक काउंटर फूड का है, एक काउंटर कपड़ों का है, एक घर की चीज़ों का है, एक ट्रांसपोर्टेशन का है, एक हेल्थ केयर का है, एक लेयर का और एक एजुकेशन। अब मैं अगर जाऊंगा तो शायद मेरे लिए ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि मुझे सुबह कॉलेज जल्दी पहुंचना होता है, रात को लेट घर जाता हूँ तो ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। शायद मेरे लिए फूड और क्लोथिंग इतना मैटर नहीं करते, शायद कभी कभी लेयर मैटर कर जाए। तो मैं अगर इसको रैंक करूंगा तो अपने हिसाब से रैंकिंग करूंगा। आपके लिए शायद फूड क्लोथिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, एजुकेशन शायद बिल्कुल लास्ट पे फेंकी हो आपने कहीं, और लेयर आपने टॉप पे रखा हो, ठीक है ना? तो ये वेरी कर सकता है, इंसान टू इंसान वेरी कर सकता है। लेट्स से एक इंसान है, उसने क्या किया है, उसने ये वेटेज दी है, कुल मिलाकर 100 होनी चाहिए वेटेज, यानी कि वो 22% मानता है कि फूड उसके लिए इंपॉर्टेंट है, 18% मानता है कि उसके लिए कपड़े इंपॉर्टेंट हैं, 15% हाउसिंग, 14% ट्रांसपोर्टेशन, 5% सिर्फ हेल्थ केयर, 20% एजुकेशन और 6% लेयर। ये बेसिकली इसको क्वांटिटी भी कह सकते हैं कि अगर वो 100 आइटम्स खरीदने के लिए जाएगा तो इस हिसाब से वो आइटम्स बाय करेगा। साथ लिखा हुआ है प्राइस इंडेक्स, ये एवरेज प्राइस है, एवरेज प्राइस। तो अगर 22 आइटम्स फूड की खरीदेगा तो किस हिसाब से खरीद रहा है? 104 रुपए से मल्टीप्लाई करके बताएं, आंसर वही आता है 22-28। 104 इंटू 22 करें, यही आ रहा है, 22-28 ही आ रहा है, यही आता है। ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा है समाज में। हेल्थ केयर 95 इंटू 5 475। तो हमने क्या किया, सिंपल प्राइस इंटू क्वांटिटी, ये मेरे पास आ गया, टोटल आ गया, इसको ऐड किया, आंसर क्या है 91। और चूंकि ये इंडेक्स है तो 100 पे डिवाइड करते हैं, आंसर क्या आएगा 91.47, यही आता है 9147 डिवाइडेड बाय 100, 91.47, राउंड ऑफ किया 91.5। ये करंट ईयर है, कौन सा ईयर है? यानी कि ये वो ईयर है जिसमें इन्फ्लेशन शामिल है।
तो ये कौन सा जीडीपी निकाला आप लोगों ने? नॉमिनल या रियल? नॉमिनल जीडीपी इन्फ्लेटेड है। पिछले साल बेस या रियल जीडीपी या रियल इंडेक्स 89.5 अगर हो और अब कितना आ रहा है 91.5, तो कितने से बढ़ा? बढ़ा है। 89 से बढ़ के 91 हुआ ना, तो कितने से बढ़ा? तो इन्फ्लेशन कितनी है? 2.2%। ये वैसे ही जैसे आपने जीडीपी डिफ्लेटर निकाला था। क्लियर? अब इन्फ्लेशन दो तरह की होती है, एक डिमांड पुल और एक कॉस्ट पुश। डिमांड पुल और कॉस्ट पुश। डिस्कस करा कौन सा मिटाऊं? हमने कौन सा पढ़ना है? देखें जरा हुआ क्या, तो गौर से कीजिएगा। लॉन्ग रन एवरेज सप्लाई, शॉर्ट टर्म और ये क्या है? एग्रीगेट डिमांड। दिस इज माय इक्विलिब्रियम। ऐसे ही ऐसे ही डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कौन सी? डिमांड पुल। पुल क्या कहते हैं? डिमांड को खींचना। हुआ क्या? अगर मैं इस डिमांड पे खड़ा हूं 81 पे और मेरा इक्विलिब्रियम यहां पे कहीं मीट होता है जाके, तो मैं नेगेटिव गैप में हूं, पॉजिटिव गैप में हूं? नेगेटिव गैप में हूं। अगर मैं डिमांड को खींचूं तो वो एंटी इन्फ्लेशनरी होगी या एंटी? पैसा करके बताएं। एंटी डिफ्लेशनरी। हुआ ये, अगर इकोनॉमी एक्सपेंडिंग यानी कि लोग खर्च रहे हैं, पीपल स्पेंड मोर ऑन कंज्यूमर गुड्स एंड गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी कि मुल्क में तरक्कियां हो रही हैं, लोग भी पैसा खर्च रहे हैं और गवर्नमेंट भी पैसा खर्च रही है। ऑल दीज फैक्टर्स विल शिफ्ट द एग्रीगेट डिमांड आउटवर्ड। राइजिंग डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज विल फर्दर पुश द प्राइस लेवल, और मुल्क में क्या आता चला जाएगा? इन्फ्लेशन। एंड ये होगा कि ये इसको भी पार करके आगे निकल जाएगी। तो फिर मुझे कौन सी पॉलिसी के तहत वापस खींचना पड़ेगा? तो ये इन्फ्लेशन एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से हुई है, जिसको खत्म भी एग्रीगेट डिमांड को वापस खींच के किया जाएगा। ये यहां पे रुकेगी नहीं। वो नहीं है क्या है वो डायलॉग पुष्पा का, रुकेगा? हाँ, तो यहां पे रुकेगा नहीं साला, चीरता हुआ वो बाहर निकल जाएगा और झुकेगा भी नहीं, फिर नीवा नीवा होके वापस आएगा बाय अप्लाइंग फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। कौन सी? एंटी इन्फ्लेशनरी। और अगर ये ऐसे हो कॉस्ट पुश, तो कॉस्ट पुश में क्या होगा? डिमांड कायम है, सप्लाई कम हुई, सप्लाई कम हुई, तो मैं फुल एम्प्लॉयमेंट से कहां पे आ गया? मैं फुल एम्प्लॉयमेंट से पीछे की तरफ आ गया। तो अब अगर मुझे इसको बैलेंस आउट करना है तो मुझे इसको फिर से बढ़ा के कहां पे लेके जाना पड़ेगा? वापस लेके जाना पड़ेगा। अब मुझे बताइए ये कौन सी पॉलिसी लगेगी यहाँ पे? तो मैंने आपको रिवर्स चलाया, मैंने आपको पहले कंट्रोल करना सिखा दिया और उसके बाद आपको रीजन बता दी कि इन्फ्लेशन किस वजह से आती है। इधर इट इज डिमांड और इट इज कॉस्ट। चलिए
रीडिंग आई गेस के अब आप कर सकते हैं, इतने बड़े आप हो गए ना। वेट स्पाइरल, ये आप लोगों से मैंने पहले पूछना है, व्हाट इज वेट स्पाइरल, व्हाट इज वेट स्पाइरल, इतना तो आता होगा। इसको थोड़ा सा रिफाइन करते हैं, और आप में से कोई बात सही बताइए मगर रिफाइंड वर्जन देते हैं। और वेट स्पाइरल क्या होता है? अपनी वेजेस को बढ़ाएंगे तो जो इंडस्ट्री होगी वो अपनी कॉस्ट को इंक्रीज करेगी और इससे इन्फ्लेशन। हुआ ये कि एक हाउस होल्ड है और एक फर्म है। हाउस होल्ड ने फर्म से कहा कि भाई हमें पैसा चाहिए, हमारे पैसे बढ़ाओ, स्ट्राइक कर दी। फर्म ने कहा चलो ठीक है हम तुम्हारे पैसे बढ़ा देते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फर्म ये एक्स्ट्रा खर्चा अपने पे तो रखेगी नहीं, तो फर्म ने ये खर्चा फैक्टर कॉस्ट में ऐड कर दिया। इसमें ऐड किया फैक्टर कॉस्ट में, जिससे मार्केट प्राइस उस गुड की बढ़ गई। अब जितने पैसे उन्होंने अपने एम्प्लॉय के बढ़ाए हैं, प्रोडक्ट की प्राइस उससे ज़्यादा बढ़ा दी, तो वो एम्प्लॉय पैसे बढ़ने के बावजूद भी नुकसान में, उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये सर्कल चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, गोल 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 घूमता रहेगा। यहाँ से पैसे बढ़ाए, वहाँ से अमाउंट बढ़ा दी, यहाँ से पैसे बढ़ाए, वहाँ से अमाउंट बढ़ा दी। ये है वेट स्पाइरल, कि कभी भी इंसान का गुजारा नहीं है, सुकून सिर्फ। तो गद्दे का काम करो ना आजकल में, वहां पे सुकून आ जाएगा। तो राइज इन वेजेस इंक्रीजेस द डिस्पोजेबल इनकम विच देयरफॉर इंक्रीजेस डिमांड फॉर। देखो जब इनकम आएगी तो इंड्यूस्ड कंजम्पशन क्या था, ज्यादा इनकम तो मैं ज्यादा खर्चने के लिए जाऊंगा। जब मैं अपनी डिमांड बढ़ा दूंगा और सप्लाई कांस्टेंट रहेगी तो अल्टीमेट क्या होगा, इन्फ्लेशन। उस इन्फ्लेशन को खत्म करने के लिए मैं वापस आके मजीद पैसे मांगूंगा, डिमांड मजीद बढ़ाऊंगा तो इन्फ्लेशन मजीद बढ़ जाएगी, तो ये चक्करबाजी चलती रहेगी। इट इज कॉल्ड वेट स्पाइरल इन्फ्लेशन। ये लाइन बड़ी मजे की लिखी हुई है, एंड द साइकिल कंटिन्यूस, ये रुकता झुकेगा नहीं। अच्छा जी, तो बातों बातों में हमने चैप्टर मुका भी दिया, शुक्र है। हमने को जगह जाकर पढ़ना था। अच्छा जी, हाँ जी, और कोई टॉपिक है रैंडम? चले आज आपको भरपूर मौका दिया हुआ मैंने, अभी आपके पास 20 मिनट है। 13 के अलावा 8 और 13 के अलावा चले। हाँ, फिलिप्स कर्व, इसने चुन के टॉपिक निकाला हमारे। फिलिप्स, फिल्पू, फिल्पू, वाह पहुंच गया सर, पहुंच गया। फिलिप्स कर्व, कौन सा कर्व? फिलिप्स कर्व। तैयार? चल जरा लिखिएगा, मैंने बहुत बोल दिया, अब आप लिखने की बारी भी तो है ना। हाँ तो यस से लिखना है, ठीक है। फिलिप भाई ने कहा था, ऐसे लिखा, फिलिप भाई कहते थे, नहीं लिखे, मरहूम फिलिप्स भाई कहा करते थे, मरहूम फिलिप भाई कहा करते थे कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन इनवर्स रिलेशन रखते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन इनवर्स रिश्ता रखती हैं। तो मर गया बेचारा, तो उसकी इज्जत कर लो। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट इनवर्स रिश्ता रखती हैं, यानी कि कोई भी किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक टाइम पे एक ही चीज रहेगी, या इन्फ्लेशन रहेगी या अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी।
क्यों? उसका मानना यह था कि जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी तो लोगों के पास पैसा आएगा, जब लोगों के पास पैसा आएगा तो उनको महंगाई से टेंशन नहीं होगी। और दूसरी तरफ जब अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी, जब अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी तो उनके पास पैसा ही नहीं होगा, जब पैसा ही नहीं होगा तो डिमांड भी इंक्रीज नहीं करेंगे, तो इन्फ्लेशन का नामो निशान पैदा नहीं होगा। ये किसने कहा था? फिलिप्स कर्व ने। और इस बात को साबित करने के लिए भाई साहब ने एक ऐसा कर्व भी हमें बना दिया जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अगेन, एक के बढ़ने से दूसरी चीज क्या हो रही है? कम हो रही है। जिस तरह हमने प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में देखा था कि एक चीज बढ़ती थी तो दूसरी चीज कम होती थी। ये इसने कहा था शॉर्ट रन में होता है। किस में होता है? शॉर्ट रन में। आगे लिख लिया, देखें आगे लिखें। इनके वफात के बाद इनका एक करीबी दोस्त, इज्जत के साथ, इनके नहीं उनके वफात के बाद चलो सॉरी, उनकी वफात के बाद, माजरत भाई, उनकी वफात के बाद उनका ही एक प्यारा दोस्त जिसका नाम फ्राइडमैन था। फ्राइडमैन था। उन्होंने क्या फ्राइड, असल नाम फ्रीडमैन है, मैं फ्राइड जान के बोल रहा हूँ। फ्राइडमैन था। उन्होंने उसकी ये थ्योरी चुराई और लॉन्ग रन में अपना नजरिया पेश किया वो ये कहा करते थे कि जब महंगाई ज्यादा हो जाएगी तो लोगों का गुजारा नहीं होगा, उनको लगेगा कि काम करके भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम वेज स्पाइरल में फंस गए हैं। जब महंगाई ज्यादा हो जाएगी तो काम करके भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम वेज स्पाइरल में फंसे हुए। तो लानत भेजते हैं ऐसी नौकरी पे और घर बैठ जाते हैं, क्योंकि कोई नेक हुक्मरान हमारे लिए लंगर खाने का इंतजाम कर। उस जमाने में भी हुआ करते थे, लंगर खाने खुलते थे। नो इमरान खान वाज हर्ट इन दिस स्टांस। हाँ जी, यहां तक ओके हो गया? लग रहा है इसका ना क्लिप आ जाना बाहर किसी दिन। हाँ जी, यहां तक ओके? वहां क्लिप आना, बाहर डाला आ जाना। अच्छा जी, क्या हुआ? ये काट नहीं है बात में। अच्छा जी, यहां तक ओके? अच्छा, तो उनको ये लगा, अब सीरियसली उनको ये लगा कि भाई जितनी ज़्यादा इन्फ्लेशन, हमारा गुजारा नहीं होगा, हमारे पास जो नौकरियां हम उनको भी छोड़ देते हैं, तो इन्फ्लेशन से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगी। ये लॉन्ग रन। हालांकि फिलिप्स ने क्या कहा था कि शॉर्ट रन में ट्रेड ऑफ है, एक के बढ़ने से दूसरा कम और दूसरे के बढ़ने से पहला कम, मगर लॉन्ग रन में इतना मज़ा नहीं है। लॉन्ग रन में एक बढ़ेगा तो दूसरा भी साथ ही बढ़ जाएगा। फिर देखिए आगे देखिए, फिर कुछ और अजीम हस्तियां लॉन्ग रन के मुताबिक फरमाती हैं, कुछ और अजीम हस्तियां लॉन्ग रन के बारे में फरमाती हैं कि जो फिलिप भाई ने कहा था वो लॉन्ग रन में भी एग्जिस्ट करता है।
सॉरी, वो लॉन्ग रन में एग्जिस्ट नहीं करता। जो शॉर्ट रन में करता है वो लॉन्ग रन में एग्जिस्ट नहीं करता। देख लिए। अब देखें, 3 बातें की हैं। फिलिप ने कहा था कि शॉर्ट रन में एक बढ़ेगा तो दूसरा कम। फ्राइडमैन ने कहा या फ्रीडमैन ने कहा कि लॉन्ग रन में दोनों बढ़ जाएंगे। मगर एक व्यू आया था किसका? मोनेटरिस्ट। कौन से? मोनेटरिस्ट, कोई भी नाम दे सकते हैं। उन्होंने ये कहा था कि भाई ठीक है, फिलिप ने छोटे तो सही बात की थी शॉर्ट रन वाली, मगर लॉन्ग रन में ऐसा कोई रिश्ता हमें नजर नहीं आता। ऐसा कोई रिश्ता हमें नजर नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उनको लगता है कि लोग आदी हो जाते हैं। वक्त के साथ साथ लोग इन्फ्लेशन को अपना बना लेते हैं। तो मसला सिर्फ उसी वक्त आएगा जब उनसे नौकरियां छीन ली जाएंगी। अगर वो नौकरी कर रहे हैं और कम भी कमा रहे हैं तो वो गुजारा अपना। और मजे की बात है कि आजकल यही हो रहा है। कोई भी इन्फ्लेशन के डर से नौकरी छोड़ के नहीं बैठता, क्योंकि अगर वो बैठ गया तो जो आ रहा है उसकी जेब में वो भी नहीं आएगा। तो वो गुजारा कर लेता है, अपने विल को मार देता है कि चलो अगर मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा तो अपने घर वालों के लिए 2 वक्त का खाना लेके जा रहा हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता ख्वाहिशात को कत्ल किया जा रहा है। हाँ जी, और कुछ हमारे लाइक 15 मिनट पड़े हैं। आज तो बड़ा मजा आ रहा है मुझे। आज तो मैं कहानियों में जा रहा हूँ आपके साथ। हाँ जी, रैंडम टॉपिक निकालें। रैंडम 8वें और 13वें को छोड़ के बस। हाँ बिल्कुल, अगर आप आना पसंद करेंगे तो कर लेते हैं सर, जैसे आपका हुक्म सर। आपका हुक्म सर आंखों पे। कल हम चैप्टर 8 कर सकते हैं फुल टाइम, मल्टीप्लायर और एक्सीलेटर। हाँ जी, रैंडम है। क्रेडिट नहीं, वो जुड़ जाता है उसके साथ, मल्टीप्लायर के साथ है। मुझे पता है, मगर उसके अंदर मल्टीप्लायर का एक इफेक्ट है। वो मैंने कल करवाया। कल कहाँ गायब थे? हाँ बैंक कर लेते हैं। चले यार बैंक करते हैं। जो आज की थी 2:30 से 4:45 5, जब तक है जान। बैंक क्या? नहीं, कल क्यूएम क्लास बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, सिर्फ अकाउंटिंग की है। अकाउंटिंग ने खत्म कब होना? एक सेकंड, 1 बजे अगर वो खत्म होती है, अगर वो 1 बजे खत्म होती है, तो मुझे नहीं लगता कि 1 बजे खत्म हो जाएगी। वो तो पता नहीं भी खत्म कर देते। नहीं, मैं अपना भी दिख रहा हूँ ना स्केड्यूल मेरा, कल क्या लाइन अप है। वो बात नहीं है। 1 बजे 12:30 1 बजे करना जी सर। चाय पिलाएंगे मुझे? मिला गए कैंटीन की, तो ये तो कल बंद हो गई ना कैंटीन। कोई बाहर से कोई अच्छी हाई टी कराएंगे मुझे, तो मैं कल क्लास 1 बजे कर लेता हूँ। चले, कल का लंच आपका मेरी तरफ से, नहीं मेरा आपकी तरफ से। तो फिर 1 बजे कर लेते हैं। आपकी कॉल, आप तो वैसे भी कस्टमर इज ऑलवेज राइट। हम तो बस आपको सर्व करने के लिए आए हैं। क्या 1 से जब तक है अच्छा, आपका बैंक घूम गया, कहाँ चला गया? बैंक किधर है? बैंक चैप्टर बताएंगे कौन सा था बैंक का? चैप्टर कौन सा है? आई कैप की बुक का? गायब हो गया।
तो 300 वेट मुझे किसने कहा? बैंक, क्या? बैंक, सुने, बैंक, बैंक इज एक एंटिटी जो कि एक मीडिएटरी का काम करती है। मीडिएटरी, अगर कोई मुझसे कहे या आप मुझसे कहें कि सर आप हमें पैसे दे दें, हम संभाल के रखेंगे, आपको जब चाहिए होंगे आप हमें बताइएगा, हम आपको वापस कर देंगे, तो क्या मेरा आप पे ट्रस्ट आएगा? नहीं, मेरा आप पे कोई ट्रस्ट नहीं आएगा। मैंने अगर आपसे लोन लेना हो तो आप मुझे लोन दे देंगे? नहीं, आप ये ट्रस्ट नहीं करेंगे कि मैं आपको पैसे वापस करूंगा। तो बैंक उस वक्त मार्ज़ वजूद में आए जब लोगों में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का एक रुझान बढ़ता चला जा रहा था। जब इंसान पे ट्रस्ट नहीं करता था तो एक ऐसे इदारे की ज़रूरत पड़ी जो कि लोगों के दरमियान एक फाइनेंशियल ब्रिज के तौर पे एक्ट कर सके, जो कि लोन ले भी सके और लोन दे भी सके, लोगों की सिक्योरिटीज़ की हिफाजत कर भी सके और सिक्योरिटीज़ बेच भी सके। पुराने ज़मानों में बैंक नहीं हुआ करते थे। पुराने ज़मानों में आपने शायद पुरानी अगर इंडियन मूवीज़ का भी देखें तो वहाँ पे एक लाला का किरदार हुआ करता था। लाला, सेठ कह दें, लाला कह दें, ये वो लोग होते थे जिनके पास ज़्यादा मिकदार में पैसा होता था, ये ज़्यादा रिच होते थे, ज़्यादा वेल्दी होते थे और लोग इनके ऊपर ट्रस्ट करके अपनी जेवरात, अपना पैसा इनके पास रखवा के जाते थे। तो देखते देखते जब ये रुझान मजीद बढ़ा तो बैंक्स ने जन्म ले लिया। अब बैंक्स कितनी तरह के हैं? एक है कमर्शियल बैंक जो पब्लिक के लिए बना है। कोई मिसाल दे सकते हैं? जेएस, मिजान, अलाइड, अल-फला, HBL। इसका दूसरा नाम है रिटेल बैंक। ये सेम है। कमर्शियल बैंक और रिटेल बैंक दोनों किसको सर्व करते हैं? मास मार्केट को। अगर आप डेफिनेशन भी देखें तो आई कैप ने बिल्कुल सेम छापी है, जरा पढ़े दोनों की डेफिनेशन को, बहुत पढ़िएगा। हाँ, वर्ड बाय वर्ड सेम है और एंड की लेंथ बहुत ही ज्यादा मजे की है। ऑल कमर्शियल बैंक्स आर आल्सो कॉल्ड, तो बस ये लाइन लिख देते, पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं थी। फिर एक होते हैं स्पेशलाइज्ड बैंक, जो स्पेशलाइज्ड बिजनेसेस के लिए बनाए जाते हैं, जिस तरह ज़राई तरक्याती बैंक, ये ज़राअत को फ़रोग देने के लिए बनाया गया था। देन वी हैव कोऑपरेटिव बैंक। ये वो बैंक होते हैं जो कि फाइनेंशियल स्ट्रेन्स लोगों की दूर करते हैं। इनका सिर्फ काम लोन से ताल्लुक वाबस्तगी है, लोन देना, लोन। ये हेल्प करते हैं छोटे कस्टमर्स को, स्मॉल टू मीडियम साइज एंटरप्राइजेस को और फिर कंपनीज को भी। एंड देन देयर इज इन्वेस्टमेंट बैंक। इनका काम है बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट्स करना। बैंक के फंक्शंस क्या है? पैसा लेना और लोन देना, लॉकर की फैसिलिटी प्रोवाइड करना। ये लॉकर किसे कहते हैं? तिजोरियां। अगर मेरे पास गोल्ड है और मैं रखवाना चाहता हूं तो मैं मिजान बैंक से लॉकर परचेज करूंगा, उनकी स्पेसिफिक ब्रांच पे जाऊंगा, अपना सामान वहां पे रखवा के लॉक कर दूंगा। तो जो घर में सामान रखना है वर्सेस बैंक में ज़्यादा सेफ कौन सा है? बैंक। क्रेडिट क्रिएशन, उधार इनसे मिल जाता है, ये उधार को फरोग देते हैं। अगेन ये मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट है, इसको बाद में देखेंगे तसल्ली से। देन डिस्काउंटिंग, बिल ऑफ एक्सचेंज। ये डिस्काउंटिंग का वर्ड आपने ना जिंदगी में एक दफ़ा IDB में लाजमी पढ़ा होगा। क्या होती है डिस्काउंटिंग? है डिस्काउंटिंग क्या होती है? हुंडी, प्राइस में कमी। कोई एग्जांपल दे सकते हैं? डिस्काउंट करना, जैसे आजकल ब्रांड्स पर सेल लगी है डिफरेंस पे, वो तो डिस्काउंट है ना। तो वो डिस्काउंट ही हुआ।
चलो मैं इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूँ, मुझे ऑडियंस का इल्म हो गया कि ऑडियंस कैसी है। होता क्या है, आप सुनिए ज़रा गौर से। डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट सुने, आखिरी बात है, उसके बाद हम वाइंड अप करते हैं। डिस्काउंटिंग किसे कहते हैं? लेट्स से एक कंपनी है, इस कंपनी ने सेल की है 150 रुपीज़ की, मगर ये सेल कैश सेल नहीं है। कौन सी सेल है? उधार। और कस्टमर ने कहा है कि मैं आपको ये 150 रुपीज़ वापस तो कर दूंगा, मगर आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर 6 मंथ्स। जनवरी यकम को अगर सेल हुई हो तो पैसे कब आएंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून पूरा तो यकम जुलाई में पैसे आएंगे। यकम जुलाई विल बी द डेट जब पैसे आएंगे, यानी कि यकम जुलाई को रिसीवेबल रिकॉर्ड कर दिया। इतनी तो काउंटिंग आती है। अब आगे क्या हुआ? यकम जनवरी पे जब ये सेल रिकॉर्ड की तो मुल्क में अच्छी हुकूमत पाई जाती थी। उस दौरे हुकूमत में एक नॉर्मल ऑलपर्स का दूध 150 में मिल जाया करता था, 500 ml वाला। पता नहीं मैं किस मुल्क की बात कर रहा हूं, मगर चलो 150 का 500 ml का दूध कब मिलता था? यकम को। चलो इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, हम मजीद अच्छी हुकूमत में चले जाते हैं। 70 रुपए का मिल जाता था। कितने का? 70। तो अगर ये सेल कैश सेल होती तो कंपनी 150 में से कितने दूध खरीद सकती थी? 2। 70 मल्टीप्लाई बाय 2, और फिर भी कितने पैसे बच जाते? 10 रुपए। तो पैसों में बरकत थी। जब ये पैसे वापस आने हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 6 महीने बाद का ये दिखा रहा है कि ये जो ऑलपर है ये 70 से बढ़ के 100 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? यानी कि पैसे की वैल्यू में कमी आ जाएगी। अब बैंक ने कहा यार ये तो मसले वाली बात है, क्योंकि उसको बैठे बैठाए नुकसान हो रहा है। फायदा किसको हो रहा है? जिसने उधार लिया हुआ है। याद रखिएगा, इन्फ्लेशन से फायदा किसको होता है? हमेशा जिसने उधार पकड़ा हो, और नुकसान जिसका पैसा लगाओ, क्योंकि उसके पैसे की वैल्यू गिर जाती है। बैंक ने एक थर्ड पार्टी को बुलाया। कौन सी पार्टी? थर्ड पार्टी। ये नॉर्मली इनको हम कहते हैं फैक्टर्स। क्या? फैक्टर्स या डिस्काउंटर्स। इन अदर वर्ड्स, कन टूटे बदमाश। हाँ, कन टूटा बदमाश, ये सही वर्ड है, पंजाबी में यूज होता है। वो बदमाश जो कि इस डेटर से ये पैसे रिकवर कर सकता है। बैंक शरीफ है और बैंक को लारा लगा दिया 6 महीने का। बैंक ने कहा कि भाई 150 रुपया मुझे आना है, तुम आज मुझे इस 150 के कितने पैसे देते हो आज के दिन पे? फर्ज करें यकम फरवरी को ये ट्रांजैक्शन हो रही है डिस्काउंटर के साथ। यकम फेब को डिस्काउंटर ने कहा कि मैं तुम्हें आज 140 रुपीज देने को तैयार हूं। किसके? 150 रुपए के। आज तुम मुझसे 140 डिस्काउंट पे ले लो। 6 महीने के बाद या 5 महीने के बाद मैं ये पर्ची 150 की बेच दूंगा और 10 रुपए अपनी जेब में डाल लूंगा। तो अब अगर बैंक 150 की जगह पे 140 आज ले ले तो आज की डेट पे ये आ सकता है, ये आ सकता है, मगर ये 6 महीने की डेट पे नहीं आ सकता। दिस इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग। दिस इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग।
कुछ पल्ले पड़ा? क्या पल्ले पड़ा? टाइम वैल्यूज बनी बेसिकली कि वो पैसा फ्यूचर में उस काबिल नहीं रहता जो आज उसकी वैल्यू है। ठीक, वो पैसा फ्यूचर में इस काबिल, फैक्टर को बैठे बिठाए 10 रुपए मिल गए, उसके पास तो जीरो था, बैंक को तो फायदा है। बैंक का 150 6 महीने के बाद 100 रुपए का भी नहीं था, आज वो 150 के अंदर 2 और पर खरीद सकता है। फैक्टर को तो बैठे बिठाए 10 रुपए का फायदा मिल गया। वो 140 का रिसीवेबल लेके कितने पैसे लेगा उसके पास जाके? 150, तो 10 रुपए का फायदा है फैक्टर का। लेकिन वो 140 से उसकी परचेजिंग पावर तो कम है। किसकी? फैक्टर कैसे कम? 140 में वो 2 रुपए ले सकता है। मैं फैक्टर की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो बैंक की बात कर रहा हूँ। बैंक ने अपना पैसा 6 महीने उधार पे दे दिया, ठीक है। बैंक को जब वो पैसा 6 महीने के बाद वापस मिलेगा तो उसमें उतनी ताकत नहीं थी। बैंक से ये बर्दाश्त नहीं था हो रहा, एक तो मेरा पैसा भी लेट वापस आ रहा है और उसमें ताकत भी कम। तो बैंक ने कहा फैक्टर तुम ये पर्ची मेरे से खरीद लो, मुझे आज थोड़े से कम पैसे दे दो जिससे मेरी मजीद ताकत में कमी ना आए। आज कितने का लॉस हो रहा है बैंक को? 10 रुपए का। 6 माह के बाद उसकी वैल्यू कम होगी, कितनी रह जाती? 100। तो मजीद कितना नुकसान हो जाता? 50 का। वो पैसा उस काबिल ना रहता। तो आज अगर वो सस्ता करके बेच दे और रिकवर कर ले तो ये डिस्काउंटिंग है कि फ्यूचर वैल्यू को आज की डेट पे जब आप लेकर आते हैं तो उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है, अमाउंट में कम हो जाता है मगर वैल्यू उसकी बरकरार रहती है कि आज भी वो 2 ऑलपर के पैकेट खरीद सकता है मगर 6 माह के बाद वो ये बाय नहीं कर सकता। एक और मिसाल कर लेता है, आपको रोज जेब खर्च मिलता था 100 रुपए का, नहीं मिलता? मिलता। उस 100 रुपए के जेब खर्च में आप एक चिप्स 50 रुपए की और एक जूस 50 रुपए का बाय कर सकते हैं, ठीक है। एक दिन घर वालों ने आपको पैसे दिए, आपका दोस्त आपके पास आया, आपसे कहता है कि भाई मुझे उधार में पैसे चाहिए। आपने कहा कब वापस करोगे? उसने कहा 2 महीने बाद वापस कर दूंगा। आपने अपना 100 रुपया उसको दे दिया। जब दोस्त को पैसे देते हैं तो वापस लेने की तो बात भूल ही जाएं, वापस तो नहीं मिलते पैसे। तो उसने पैसे आपको 2 महीने की बजाय 2 साल के बाद वापस किए। जब वो 2 साल के बाद 100 रुपये देने आएगा आपको तो क्या 100 रुपये की वैल्यू, नोट तो वही है 100 रुपये का, वही लाल नोट है, वही शक्ल बनी हुई है, वही 100 रुपये लिखा हुआ है, मगर उसकी वैल्यू में कमी कम होगी ना, उसकी वैल्यू में कमी होगी। इंट्रिंसिक वैल्यू कम, फेस वैल्यू वही रहेगी। 2 साल के बाद आप वो 100 रुपये से एक चिप्स और जूस तो नहीं खरीद सकते। एक चिप्स खरीदने शायद बहुत बड़ी बात होगी, एक जूस बाय करने बहुत बड़ी बात हो। पहले 2 चीजें आती थी, अब एक चीज आ रही है, ठीक है। अगर आप थोड़े से अक्लमंद होते हैं तो आप अपने दोस्त को पैसे दे देते, फिर एक और दोस्त से कहते कि यार मैं शरीफ आदमी हूँ, मुझसे रिकवरी नहीं होती, तो तुम जरा कंटूटे बदमाश टाइप हो, वो 2 महीने बाद मुझे पता है मुझे नहीं देगा, तुम्हें दे देगा, तुम्हें तो नेक्स्ट मंथ भी दे देगा, तो तुम एक काम करो, मुझे आज 90 रुपये दे दो, तुम उससे 100 रुपये ले लेना। तो अभी भी जब आप 90 रुपये ले लेंगे तो कुछ ना कुछ उस 90 रुपये से बाय कर लेंगे और उसको क्या फायदा होगा? 10 रुपये उसको बैठे बैठाए मिल गए। उन्होंने कल क्लियर, ठीक है, पक्की बात है। जय भाग जाए।